हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति। आज पढ़ेंगे हम मेजर टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। यदि आप अकाउंटिंग अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं कि आपको कभी भी लाइफ में अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या अकाउंट्स को सीखना चाहते हैं तो ये टर्म्स आपको जाननी बहुत जरूरी है। आप ये पांचों टर्म्स अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कभी भी अकाउंटिंग में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले टर्म्स है इसमें एसेट इन अकाउंटिंग। एसेट क्या होती है आपकी अकाउंटिंग के अंदर? एसेट का मतलब होता है आपका, यानी कोई भी बिजनेस की प्रॉपर्टी या इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी। बट यहाँ पर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। यानी बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है जो कि हमें इनकम जनरेट करके दे कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि आज करंट में ही नहीं, फ्यूचर में भी जिससे हमें इनकम अर्न हो, वो हमारी क्या कहलाती है? एसेट्स। अब एसेट्स के टाइप होते हैं बिजनेस के अंदर। एसेट्स आपकी टेंजिबल भी होती है और इनटेंजिबल भी होती है। टेंजिबल एसेट यानी जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होता है? आपके राइट्स। इसी के अंदर आप पढ़ेंगे आगे एसेट के टाइप्स, करंट, फिक्स एंड इंटेंजिबल। सबसे पहले आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट यानी ऐसी एसेट जिसको आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो, 1 साल से ज्यादा। आपका काउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी 1 साल का पीरियड हो गया। इससे ज्यादा कुछ भी 2 साल, 3 साल, 5 साल, यानी बिजनेस के लिए आपने एक जमीन, लैंड लिया है या बिल्डिंग ली है, जब तक बिजनेस है आप जितना साल चाहे उतने यूज कर सकते हैं। फर्नीचर लिया आपने अपने ऑफिस के लिए, मशीनरी ली है आपने, ये सब क्या है? बिजनेस के लिए फिक्स एसेट, जिसको आप कई साल तक बिजनेस में यूज करते हैं। करंट एसेट क्या होती है? जो कि बिजनेस को बेनिफिट देती है ओनली शॉर्ट पीरियड, छोटे टाइम के लिए, यानी 1 साल के अंदर अंदर जो हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाए वो होती है करंट एसेट। जैसे कि कैश में जो पैसा है, बैंक में आपके पास जो पैसा है। स्टॉक का मतलब जो मेरी परचेजेस है या मेरा प्रोडक्ट है जिसको बिजनेस में मैंने खरीदा है बेचने के लिए। बिल्स रिसीवेबल यानी जिस बिल का पैसा आपको रिसीव करना है। एक होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने किसी को उधार सेल किया, मैं मान लीजिए मैंने उधार गुड्स बेची किसी को, तो वो पार्टी मेरे लिए क्या हो गई? मैं उससे पैसा रिसीव करूंगी, अभी नहीं उधार दिया तो बाद में रिसीव करूंगी। तो उसने मेरे को रिटर्न में एक बिल बनाया गया, जो पार्टी इस बिल का पैसा रिसीव करेगी, यानी मैंने उधार सेल किया, मैं इस बिल का पैसा रिसीव करूंगी, यही बिल मेरे लिए तो बिल रिसीवेबल है, एसेट है, क्योंकि इससे पैसा आएगा। और जो पार्टी इसको पे करेगी उसके लिए वो लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल। इतना समझ गए होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी अगले साल के खर्चे का पेमेंट भी आपने इसी साल कर दिया। मान लीजिए आप रेंट देते हैं, आपने इंश्योरेंस करा रखी है अपनी बिजनेस की, कोई भी आपकी कार है या गाड़ी है, डिलीवरी वैन रखी हुई है, आपने प्रोडक्ट को डिलीवर्ड करने के लिए उसकी आपने इंश्योरेंस कराई, तो उसके इंश्योरेंस का पैसा आपने इस साल का और अगले साल का दोनों का दे दिया इसी साल। तो अगले साल के खर्चे की पेमेंट जो इस साल आपने दे दी वो आपकी कहलाएगी प्रीपेड। इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा, तो ये मेरे लिए क्या है? करंट एसेट। डेटर्स यानी आपने जिसको उधार सेल किया, देनदार हो गए, वो भी क्या है? एसेट, क्योंकि उनके पास से मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, तो मेरी क्या हो गई? करंट एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब यानी जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो सब क्या कहलाती है? आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे गुडविल हो गई, रेपुटेशन हो गई बिजनेस की, कि बिजनेस की एक रेपुटेशन है, उसको भी हम क्या मानते हैं? एसेट। सॉफ्टवेयर पेटेंट है, आपने एक चीज बनाई है, क्रिएट करी, उसका पेटेंट करा दे कि यू आर अ क्रिएटर और इन्वेंटर ऑफ, आप इसके क्रिएटर है, तो उस पे आपका राइट है, आपके परमिशन के बिना उसे कोई यूज नहीं कर सकता। तो जितने भी राइट्स होते हैं आपके, कॉपी राइट्स हो या पेटेंट्स हो, उन सबको आप किस तरीके से एज अ इंटेंजिबल एसेट मान के चलते हैं। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम इसी में पढ़ेंगे कैपिटल क्या होता है आपका अकाउंटिंग में। कैपिटल का मतलब ऑनर ने, यानी बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया, चाहे कैश में या किसी और फॉर्म में, वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल। कैपिटल किस तरीके से? जैसे मान लीजिए ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में कैश आया, कुछ अमाउंट उसने बिजनेस में बैंक में जमा कराया, बिजनेस के लिए जो पैसा लगाया उसमें, और कुछ कैश में लाया। इसके अलावा उसने बिल्डिंग भी उसने बिजनेस के अंदर दी, फर्नीचर भी दिया, ऑफिस इक्विपमेंट यानी ऑफिस इक्विपमेंट भी लेकर आया बिजनेस में, जैसे टाइपराइटर हो गया। स्टॉक यानी प्रोडक्ट या गुड्स लेकर आया जिसको हम बिजनेस में सेल करें, यानी ये सारी चीजें उसने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लगाई, चाहे वो कैश हो या कोई प्रॉपर्टी हो, वो सब क्या कहलाएगी? हमारी
पूंजी, कैपिटल। कैपिटल का मतलब ऑनर जो बिजनेस में स्टार्ट करते वक्त बिजनेस जो भी चीजें लगाता है, चाहे वो कैश फॉर्म में हो या काइंड फॉर्म में, वो सब क्या कहलाएगी, कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है, लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, मेरे बिजनेस का नाम है एबीसी लिमिटेड, मैं उसकी ऑनर हूँ, मेरा नाम है प्रीति। तो प्रीति ने अपने ही बिजनेस में 2,75,000 की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी, किसी भी फॉर्म में की हो, तो ये मान के चलेंगे कि प्रीति ने 2,75,000 रुपए किसको उधार दिए, बिजनेस को। इतना समझ गए, तो बिजनेस के लिए उधार हो गया तो लायबिलिटी, इतना समझ गए। नेक्स्ट इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कैपिटल के बाद कि ड्रॉइंग्स क्या होती है। ड्रॉइंग का मतलब ऑनर, यानी प्रीति का बिजनेस है, प्रीति अपने ही बिजनेस में से बिजनेस के यूज के लिए 2,75,000 लगाए थे, 25,000 अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ली थी, तो क्या हो गया बिजनेस के लिए ड्रॉइंग्स। यानी ऑनर ने बिजनेस के पैसे में से जो अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो कैश फॉर्म में हो या कोई काइंड फॉर्म में, गुड्स भी निकाल सकते हैं या कोई प्रोडक्ट भी आपने ले लिया, कोई भी एसेट आपने बिजनेस की यूज कर ली पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी ड्रॉइंग्स। इतना समझ गए। अब पर्सनल यूज के लिए जो निकाला ऑनर ने ड्रॉइंग, अब इसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में क्या होगी, मान लीजिए मैंने 25,000 यहाँ पर एंट्री है, ड्रॉइंग आपने कितने की करी, 25,000 की, इसमें से कैश में निकाला 20 और ये आएगा आपका 25, ये दोनों अमाउंट आएंगे क्रेडिटेड। तो टोटल मान लीजिए आपने 25,000 रुपए बिजनेस से निकाले या 45,000 रुपए, जो भी अमाउंट निकाला वो तो कहलाएगी ड्रॉइंग। अगर मैंने 2,75,000 बिजनेस में लगाया था और 25,000 पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो मेरा बिजनेस में कितना रुपए रह गए, 2.5 लाख, 2,50,000। यानी आपकी जो कैपिटल बची, बिजनेस ने कितना उधार ले रखा है प्रीति से, सिर्फ 2.5 लाख, क्योंकि 25,000 प्रीति निकाल चुकी। क्लोजिंग कैसे करते हैं हम ड्रॉइंग के खाते की, देखिए जब बिजनेस मैंने स्टार्ट करा था कैश से, बिजनेस में पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट किस चीज का आया था, प्रीति कैपिटल, प्रीति की कैपिटल का खाता क्रेडिट हुआ था। अब मैंने कैपिटल में से पैसा निकाला, यहाँ पर मान लीजिए 45,000 निकाला, तो कितना बच गया मेरा, अगर मैंने 275 में से 45 माइनस कर दिया तो 2,30,000 बचा, तो ये तो मेरी कैपिटल रह गई बिजनेस में। ड्रॉइंग जब आई थी बिजनेस में तो डेबिट, और उसका खाता क्लोज करना है तो क्रेडिट। यानी आपने ड्रॉइंग के खाते को एक बार जितने अमाउंट से डेबिट करा उतने से ही क्रेडिट कर दिया, तो इसका खाता क्या हो गया, 0। यानी बिजनेस में मेरा इतना अमाउंट, यानी ड्रॉइंग के रूप में आप जो भी निकालोगे उतना ही आपकी कैपिटल बिजनेस में से कम हो जाएगी। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे हम इसके अंदर, वो हमारी होगी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब जो भी आपकी बिजनेस ने जो भी उधार लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, चाहे वो बिजनेस से लिया हो किसी, या पर्सन से लिया हो, वेंडर से या गवर्नमेंट से, किसी से भी उधार लिया है आउटसाइडर से, वो मेरी क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दो तरीके की होती है आपकी, एक होती है आपकी इंटरनल लायबिलिटीज, दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल यानी बिजनेस के ऑनर ने जो पैसा लगाया, प्रीति ने एबीसी लिमिटेड में पैसा लगाया, प्रीति ऑनर है, तो वो क्या होगी, इंटरनल। आउटसाइड है, बिजनेस के बाहर से आपने उधार लिया, वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, जिसको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को ही फिक्स भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म को करंट कहते हैं। लंबे टाइम के लिए उधार लिया, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए तो लॉन्ग टर्म, छोटे टाइम के लिए लिया तो शॉर्ट टर्म। फिक्स लायबिलिटी का मतलब आपका जिसको आप 1 साल से ज्यादा, फिक्स लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ज्यादा टाइम के लिए उधार लिया, जैसे डिबेंचर हो गया, कि किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जैसे राइट होता है कि डिबेंचर इश्यू कर सकता है, तो यानी एज अ लोन पब्लिक से पैसा रेज किया और एक फिक्स पीरियड के लिए, जैसे मान लीजिए डिबेंचर इश्यू करे 12% इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए, तो 12% इंटरेस्ट 2 साल का, प्लस 2 साल बाद मैच्योरिटी पीरियड है, और वो अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको कंपनी या आपकी पे करेगी। मॉर्टगेज लोन यानी आपका, आप सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी रख के आप किसी को उधार देते हैं, तो वो क्या आपका मॉर्टगेज लोन। लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है आपका, कि लॉन्ग टर्म लंबे टाइम के लिए अपने बैंक से लिया, किसी इंस्टीट्यूशन से, यानी किसी से भी लंबे टाइम के लिए उधार लिया, वो लॉन्ग टर्म लोन हो गए। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट कराता है आपके पास कि हाँ भाई कोई नया वेंडर है, एज अ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, तो बाद में आपको वो उसे वापस करना ही है, तो वो आपकी क्या होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। करंट लायबिलिटी यानी जो 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करनी है, चुकानी, वो क्या कहलाती है, हमारी करंट लायबिलिटी।
जैसे आपने छोटे से टाइम के लिए 2-3 मंथ के लिए लोन ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, पार्टनर से ले, किसी से भी ले लिया XYZ। फिर आपके आते हैं क्रेडिटर्स, यानी जिससे आपने उधार खरीदा वो हो गए क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल, जैसा मैंने पहले भी बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, मैंने किसी से उधार कुछ खरीदा, पैसा ना देकर बिल आप दे देते, जो उस बिल का पैसा देते, मैंने उधार लिया है, उसका मैच्योरिटी पीरियड फिक्स होता है कि 2 मंथ में या 3 मंथ में आप रिटर्न में दे देते हैं कि आप पैसा दे देंगे, तो वो मेरे लिए तो मैं बिल का पैसा दूंगी, पेबल है, और जो इसको रिसीव करेगा सेम बिल उसके लिए रिसीवेबल। मैं पे कर रही हूँ तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी देना अभी बाकी है, बकाया, यानी जैसे जनवरी में आपके यहाँ किसी ने जॉब की तो उसकी सैलरी आप देंगे फैब में जॉब की तो मार्च में अकाउंट क्लोज हो जाते हैं तो 31 मार्च को, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है मार्च के खर्चे की पेमेंट हम मार्च में ही कर देंगे, यानी मार्च की जो भी सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबकी पेमेंट कब होगी, अप्रैल में, अगले अकाउंटिंग ईयर में, जब 1 अप्रैल के बाद कभी भी, तो वो सब हम कौन से खाते में डाल देते हैं, आउटस्टैंडिंग, की देना अभी बाकी है, वो बकाया हो गया, वो भी हमारी क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटी। इसी में आता है आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेबल टू गवर्नमेंट। पेबल का मतलब देने अभी बाकी है, आप पेबल, जैसे कि मेरा इस साल का जो मेरा टैक्स बना इतना बना, बट अभी मैंने दिया नहीं, तो इसको पेबल यानी बकाया में डाल दिया, देना अभी बाकी है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपकी बैलेंस शीट तो सभी ने नाम सुना होगा, क्या होती है, जैसे 31 मार्च को हमने बैलेंस शीट बनाई कि इतने की इस डेट पे, पर्टिकुलर डे पे, ऑन 31 मार्च मेरे पास इतने की लायबिलिटीज है और इतने की एसेट है। लायबिलिटीज यानी जो आपने उधार लिया हुआ है, जैसे करंट लायबिलिटी जो 1 साल में चुकानी, आपने किसी से सप्लायर से उधार माल खरीदा, गुड्स खरीदी। बिल्स पेबल, जिस बिल का पे करना है आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया है जो देना। एडवांस, कोई भी कस्टमर आपको एडवांस में पैसा दे जाता है बट आपने उसको कभी सेल नहीं करी, या कोई प्रोडक्ट उसने कहा ठीक है मैंने आपको एडवांस दे दिया, मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, बट आपने अभी तक उसको वो प्रोडक्ट सेल नहीं किया, तो आप एडवांस रिसीव करो, या उसको कैसे अनअर्न्ड इनकम, जिसके बदले में आपने उसको वो प्रोडक्ट अभी तक सेल नहीं किया, वो भी क्या मानी जाती है, करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे टाइम के लिए आपने कोई भी लोन लिया। नॉन करंट लायबिलिटी यानी लंबे टाइम के लिए कोई भी उधार लेते हैं आप, लोन लिया या आपने डिबेंचर इश्यू करे। कैपिटल का मतलब जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, प्रीति ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, 2,75,000 रुपए लगाए, बिजनेस के पास पैसा आया, तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, उधार लिया प्रीति से। यदि बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड। मान ली 25,000 का प्रॉफिट हुआ तो 275 प्लस 25 कितने हो गए, 3 लाख। बिजनेस को एक तो कैपिटल का पैसा देना है प्रीति का, प्लस उस पर उसने इंटरेस्ट दे दिया, मान लीजिए 5,000 दे दिया, तो यानी 2,75,000 प्लस 5,000 क्या हो गया, 2,80,000, ये भी जुड़ जाएगा, टोटल इतनी लायबिलिटी हो गई बिजनेस की। यदि मैं कैपिटल लगाती हूँ 2,75,000 और पर्सनल यूज के लिए निकाल लेती हूँ 25,000, तो मेरा बिजनेस में कितना बचेगा अमाउंट, 2,50,000, 2.5 लाख। यदि आपने बिजनेस में लगाया 2,75 और आपको लॉस हो गया 1 लाख का, तो यदि मेरा कितना बचा, 2.5 लाख का मेरा बच गया 1.5 लाख रुपया। इतना क्लियर है। ये तो होगी मेरी लायबिलिटी साइड। एसेट यानी बिजनेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो होती है आपकी करंट एसेट। कैश में पैसा है आपके पास, बैंक में पैसा है आपके पास, या इन्वेंट्री यानी वो गुड्स जो आपने बिजनेस में खरीदी या बनाई है बेचने के लिए, इन्वेंट्री हो गई। जिस बिल का पैसा आपको देना है, लायबिलिटी है, जिससे आपने उधार खरीदा है। डेट, यहाँ पर आपका बिल्स पेबल नहीं आएगा, आपका यहाँ पर आएगा बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब जिस बिल का पैसा आपको रिसीव करना है। पेबल तो मेरा आएगा करंट लायबिलिटी में, यहाँ पर मेरा आएगा रिसीवेबल, यानी जिस बिल का पैसा आप रिसीव करोगे। पैसा रिसीव करोगे तो एसेट, पैसा दोगे तो लायबिलिटीज। डेटर यानी जिसको आपने उधार में सेल किया, वहां से भी पैसा आएगा। प्रीपेड यानी अगले साल के खर्चे की पेमेंट भी आपने इस साल कर दी, क्या मानी जाएगी, करंट एसेट। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। मान लीजिए आपके बिजनेस में आपने कोई सेल की और सेल पे आपके बिजनेस को कमीशन मिली थी, आपने सेल तो कर दी, तो कमीशन तो आपने कमा ली बट अभी तक रिसीव नहीं, तो ऐसी इनकम जो आपने कमा ली रिसीव नहीं हुई, वो क्या हो गई, एक्रूड। नॉन करंट एसेट आपकी या फिक्स एसेट क्या होती है, जो लंबे टाइम तक बिजनेस में हम यूज करते हैं और जिसका बेनिफिट बिजनेस को फ्यूचर तक मिलता है, आगे तक मिलता है। जैसे बिल्डिंग ले ली, जब तक बिजनेस चलेगा, मैं इस बिल्डिंग को 5-7 साल यूज करूंगी। बिजनेस के लिए आपने एक लैंड लिया, जमीन ली, मशीनरी ली,
फर्नीचर लिया, बिजनेस की रेपुटेशन भी, बिजनेस के लिए जब तक बिजनेस रहेगा उसकी रेपो है, उसकी भी एक वैल्यू होती है, जिससे कस्टमर आएंगे बिजनेस के पास। कितने समझ गए होंगे आप? तो ये हमने सीखा कि बैलेंस शीट आपकी क्या होती है, इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे की अकाउंटिंग टर्म्स। थैंक यू।